हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज लेक्चर है अशोक और समकालीन राजवंश पर। लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर की जो यहाँ पर PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हर लेक्चर के साथ मैं टेस्ट भी लेता हूँ। ये जो टेस्ट है ये आपके डिस्क्रिप्शन में भी और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल BW कैंपस पे भी अवेलेबल है। तो टेस्ट को ज़रूर दें, अपनी एबिलिटी को ज़रूर चेक करें कि आप लेक्चर से कितना इंगेज हो पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम सीधे अपने लेक्चर की तरफ। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अशोक 269 ईसा पूर्व हम देखने वाले हैं। लेक्चर 10 की यहाँ शुरुआत हो चुकी है और पहली बात मैं सम्राट अशोक के बारे में बता दूँ। इतिहास में जो चक्रवर्ती राजा में से गिनती होती है तो उसमें सम्राट अशोक का भी नाम आता है। संपूर्ण भारतवर्ष को इन्होंने बना दिया था अपने मैप में भी। एंड पढ़ते हैं हम अशोक के बारे में। 269 ईसा पूर्व सिंहासन पर ये बैठ गए और बिंदुसार के बाद उसके पुत्र अशोक ने राज्य संभाला। अशोक कौन थे? बिंदुसार के पुत्र थे। एंड कोई इनके लविंगली ये पुत्र नहीं थे। जो सम्राट अशोक थे कोई इनके बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं किया करते थे। ये अक्सर इन्हें कुरूप ही कहा करते थे। एंड हम चलते हैं आगे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से संबोधित किया गया। अशोक वर्धन के नाम से पुराणों में इनको संबोधित किया गया। साथ ही साथ प्रियदर्शी राजा अशोक के नाम से भी इनको जाना गया। देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा अशोक मतलब देवों के प्रिय। भाई साहब, इतनी ज़्यादा इनको उपाधि मिली। उसी प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जब ये बौद्ध धर्म को अपना लिए तो उसके प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। याद रखिए, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ये पूरा भारतवर्ष एक कर चुके थे। इसके बाद फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसकी वजह क्या था? एक युद्ध, कलिंग का युद्ध। अभी उसका भी जिक्र यहाँ पे मिलेगा आपको। भारतवर्ष में शिलालेखों के प्रचलन का श्रेय सम्राट अशोक को प्रदान किया जाता है। भारतवर्ष में शिलालेखों के प्रचलन का किसे मिलता है श्रेय? सम्राट अशोक को। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा है। कौन सा 7वां शिलालेख सबसे लंबा है? जिसमें सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सहिष्णुता की बात की गई है 7वें शिलालेख में। कलिंग का युद्ध 281 ईसा पूर्व उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। मतलब क्या? कलिंग का जो यहाँ पर युद्ध आप देखते हैं 281 ईसा पूर्व, इनके जीवन का निर्णायक क्या मोड़ बन गया। इतनी ज़्यादा मसहकर हुआ उस टाइम, जो भी हमें यहाँ पर पुराणों से ज्ञान मिला है उसके आधार बता रहे हैं। वहीं से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर आगे उसी के अनुयायी बने। इसके बाद यह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य 13वें शिलालेख में हैं। 13वें शिलालेख में क्या है? युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य हैं। ये जो आप युद्ध देख रहे हैं जिसकी जिक्र हो रही है कलिंग युद्ध, उसके साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? 13वें शिलालेख में। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अधिगृहित किया गया। अशोक के स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है अपने भारत के लिए। आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा तो उसमें इस चिन्ह को, अशोक स्तंभ को जरूर पाएंगे। प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख है। मतलब प्रथम शिलालेख में किसमें है? पशु बलि निषेध के बारे में, मतलब पशुओं की बलि ना दिए जाने पर उसके बारे में वहाँ पर लिखा है। सांची, सारनाथ, तक्षशिला सहित लगभग 84,000 स्तूपों को अशोक के द्वारा निर्मित किया गया। उनमें से फेमस कौन कौन से थे? सांची, सारनाथ, तक्षशिला और उसी के साथ साथ 84,000 स्तूप इन्होंने भैया निर्माण किए। और आज अगर आप इसको ये चीज़ आपको नहीं दिख रही तो जान लीजिए कि आने वाले समय के साथ या तो ये ख़त्म हुई या तो ये अन्य राजाओं द्वारा या शासकों द्वारा या आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ी गई। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं अशोक के द्वारा निर्मित धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश और महाबोध मंदिर गया बिहार में स्थित है। और जो इनका अत्यंत भव्य है सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, जो ये सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है। बहुत ही भव्य है ये सांची का स्तूप। अंतिम मौर्य राजा वीरद्रथ और सेनापति पुष्यमित्र
के द्वारा मारा गया। अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ। और ये किसके द्वारा मारे गए? सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा अपने मार दिए गए। 185 ईसा पूर्व अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व बुलाई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। प्रथम जैन सभा भी देखने को मिलती है। वहीं पर हम देखते हैं पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र ये जब इन्होंने मार दिया अंतिम मौर्य राजा को, फिर इन्होंने किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना यहीं पर इन्होंने कर दी। इसके बाद हम देखते हैं आगे मौर्य साम्राज्य का इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। हम देखते हैं जो इतना बड़ा महाबलशाली मौर्य साम्राज्य हमारे सामने है, तो इसके स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए, मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एंट्रेंस में हो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इसको एकदम गाढ़ बांध लीजिए। अर्थशास्त्र कौटिल्य, इंडिका कौटिल्य व चाणक्य का ही यहाँ पर जिक्र है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, रजत रंगिणी कल्हड़ के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, और विशाख दत्त के द्वारा 2 ग्रंथ और जिक्र मिलते हैं, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसरिका वंचितक अप्राप्य है अभी ये। एंड दूसरे स्रोत के बारे में हम देखते हैं कि अन्य हमें और क्या स्रोत दिखते हैं। अन्य स्रोत मतलब हमें पुराणों से पता चला है, बौद्ध संग्रह से हमें मिले हैं, अशोक के अभिलेख से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, एंड मौर्य के पत्थर और स्तंभों का अध्यादेश, यहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलते हैं हम आगे अपने, यहाँ पर हम देखने वाले हैं शुंग वंश के बारे में, और भी जो इनके समकालीन वंश थे अब इनके बारे में भी हम, ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बाकी नहीं थे, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इनका जिक्र करने वाले हैं। यहाँ पर शुंग वंश 185 से 73 ईसा पूर्व, यह मगध वंश का था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में शुंग शासकों की राजधानी उज्जैनी विदिशा हो गई। अंतिम शासक कौन? देवभूति अत्यंत विलासी थे। जो अंतिम शासक इनके थे देवभूति, ये अत्यंत विलासी थे। कण्व वंश के बारे में देखते हैं। संस्थापक वसुदेव कण्व या एक ब्राह्मण थे और भगवान विष्णु के अनुयायी थे। अंतिम शासक सुशर्मा था यहाँ के कण्व वंश के। सिमुक द्वारा इनको मार डाला गया। चलते हैं हम आगे। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। संस्थापक सिमुक सिंधुक। आंध्र वंश कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र में अवस्थित था। सबसे शक्तिशाली सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन? सबसे शक्तिशाली सातवाहन राजा यही थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनको याद जरूर रखिएगा। 106 से 130 ईस्वी में इनका जिक्र मिलता है। उन्होंने क्या किया? शकों, यवन जो कि ग्रीक कहलाते हैं, और पल्लव जो कि पार्सियन हैं, को पराजित किया। अश्वघोष राजकवि कुषाणों का कनिष्क इन्हें कहा गया। अश्वघोष कौन थे? इनके राजकवि थे, इन्हें कुषाणों का कनिष्क कहा गया, और यही हमें चरक संहिता भी दिखती है। हम आगे चलते हैं। अन्य वंश भी इनमें जितने भी हैं उनके भी हम जिक्र कर लेते हैं। खरवेला चेदी वंश के सबसे महानतम शासक थे। खरवेला जो थे चेदी वंश के सबसे महानतम शासक में इनकी गिनती होती है। हाथी कुंभा स्तंभ शिलालेख में मिलता है। हाथी कुंभा स्तंभ शिलालेख खरवेला के द्वारा इनको निर्मित किया गया था। हाथी कुंभ स्तंभ शिलालेख को किसके द्वारा? खरवेला के द्वारा निर्मित किया गया। खरवेला ने डेमेट्रियसी बैक्टीरिया जिनको कहा गया का विरोध किया और पराजित भी किया। इंडो ग्रीक हम देखते हैं जो हिंद और यवन थे। इंडो ग्रीक भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाले थे। मतलब भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कहाँ देखने को मिला? इंडो ग्रीक द्वारा। सिक्का जारी करने की संख्या कुषाण शासन में बढ़ गई। कुषाण शासन में सिक्का जारी करने की संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी है, और कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही सिक्कों को प्रचलित किया। किसको? कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों के ही सिक्कों को प्रचलित किया। भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन थे।
सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? रुद्र दामन थे। 130 से 150 ईस्वी में हम इनका जिक्र देखते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में शक राज्यों का अनुकरण पार्थियन, शक, पल्लव संस्कृति संग्रह में किया। सबसे प्रसिद्ध पार्थियन राजा गोडोफेरनेस थे। कौन थे? गोडोफेरनेस सबसे प्रसिद्ध पार्थियन राजा थे। वे कुषाणों, जो कि कनिष्क राजा थे, कुषाणों द्वारा पहली शताब्दी द्वितीयार्थ पराजित किए गए। पहली शताब्दी द्वितीयार्थ में ये पराजित किए गए। कनिष्क शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। कनिष्क शासक के जो सिक्के जो प्रचलित किए गए उनमें किसका अंकन मिलता है? बुद्ध का, भगवान बुद्ध का यहाँ पे आपको अंकन मिलता है। कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन जारी किया? कुषाण शासक विम कटफिसेस। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से मिलती है। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। यहाँ पर हम आगे देखते हैं समकालीन प्रमुख राजवंश के बारे में देखते हैं। ये दोस्तों समकालीन नहीं है, ये संगमकालीन है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये संगमकालीन प्रमुख राजवंश है। चेर राजवंश जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। चेर राजवंश का शासन केरल क्षेत्र पर था। इस वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। संस्थापक उदयन चेरा लतन था। चोल वंश 850 से 870 ईसा पूर्व देखने को मिला के संस्थापक विजयालय थे। राजधानी कावेरी पट्टनम। सबसे शक्तिशाली राजा देखा गया राज को देखा गया 985 से 1014 ईस्वी में। और इसके पूर्व राजेंद्र प्रथम को भी हम देखते हैं। यहाँ पर हम और क्या देखते हैं? सबसे अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। कौन थे सबसे अंतिम शासक? राजेंद्र तृतीय। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई, इनका प्रतीक मछली था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई और इनका प्रतीक चिन्ह मछली। और गगैकोड चेलापुरम राजधानी राजेंद्र फर्स्ट ने स्थापित की। राजेंद्र फर्स्ट ने कहाँ स्थापित की? गगैकोड चेलापुरम में अपनी राजधानी स्थापित की। पांड्य वंश सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है। सबसे अधिक दिनों तक किसने शासन किया? पांड्य वंश ने। पांड्य शासक लगातार पल्लवों, चोलों और सीलोन के शासकों से युद्धरत रहे हैं। सबसे ज़्यादा पांड्य शासक युद्ध लड़ते रहे किन किन से? पल्लवों से, चोलों से और सीलोन से। आगे हम देखते हैं 3 संगम महाकाव्य के बारे में। हम देखते हैं 3 संगम महाकाव्य कौन? शिल्पादिक्रम, और हम देखते हैं दूसरा मितिमेकलई, और अगला शिवाग सिडामनई। ये 3 संगम महाकाव्य हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। चेदी वंश के शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा अभिलेख में इनका जिक्र मिलता है। सबसे प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक थे कौन? चेदी वंश के शासक खारवेल। और इनका जिक्र कहाँ मिलता है? उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा अभिलेख में इनका जिक्र मिलता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अभिलेख से पता चलता है कि यह शक पांड्य चेर को पराजित किया था। अभिलेख की गुफा से क्या पता चलता है? यह शक पांड्य और चेर को यहाँ पर पराजित इन्होंने किया था। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक। टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा एंड हाँ, अपने आप को ज़रूर आजमाइएगा। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन करें एंड साथ साथ दिए गए नंबरों पर कॉल भी आप कर सकते हैं। अगला लेक्चर हमारा गुप्त वंश पे होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।